मैं डॉक्टर सतीश दुबे राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल में मुख्यतः अपने बहुत सारे विचारों का संपादन किया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति को लेकर विस्तार से चर्चा की। मार्क्स का मानना है कि राज्य आर्थिक परिस्थितियों की उपज है। राज्य आर्थिक परिस्थितियों की उपज है। मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं वह सब कुछ आर्थिक परिस्थितियों की देन है। इकोनॉमिकल कंडीशन डिसाइड करती है कि क्या स्वरूप होगा। तो आर्थिक परिस्थितियों ने राज्य को पैदा किया। सबसे पहली बार जो समाज था वो था आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था वो अवस्था थी, ये इतिहास के विकास की पहली अवस्था थी। मार्क्स के अनुसार इतिहास के विकास की पहली अवस्था थी। आर्थिक परिस्थितियां समाज को तय करती हैं और राज्य भी उन्हीं आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है, ऐसा मार्क्स का मानना है अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। तो जब राज्य नहीं था उस अवस्था को मार्क्स ने, सबसे प्रारंभिक अवस्था को मार्क्स ने आदिम साम्यवादी अवस्था कहा। आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम इस नाते क्योंकि उस समय मनुष्य में सभ्यता संस्कृति का विकास नहीं था। वो विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। और साम्यवादी इस नाते क्योंकि निजी संपत्ति का स्वरूप उस समय नहीं था। ये संपत्ति मेरी, ये जमीन मेरा, ये खेत मेरा, ऐसा कुछ नहीं था। प्राइवेट प्रॉपर्टी का विचार उस समय नहीं था। मनुष्य को जितनी आवश्यकता होती वो अपना भोजन करता, फल खाता, पानी पीता और फिर बाकी छोड़ के चल देता, बाकी और लोगों के लिए छोड़ देता। निजी संपत्ति का विचार उस समय नहीं था। ऐसी अवस्था आदिम साम्यवादी अवस्था पहली अवस्था रही, ऐसा मार्क्स का मानना है। धीरे धीरे सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। लोगों में खेती-बाड़ी करना, कृषि कार्य करना, ऐसी प्रवृत्तियां आई। सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। नए नए यंत्र उपकरण बनने शुरू हुए और लोगों ने कृषि वगैरह करना शुरू किया, एक साथ रहना शुरू किया। और यहीं से धीरे धीरे उनके मन में निजी संपत्ति का विचार आया। प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके मन में आ गई, निजी संपत्ति। और समाज का जो अगला रूप आया, मार्क्स का मानना है कि जब सामाजिक क्षेत्र में जब आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होगा, तो समाज अपने वर्तमान स्वरूप के मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएगा और उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी आर्थिक परिस्थितियां समाज को परिवर्तित कर देती हैं। इफ यू चेंज योर इकोनॉमिकल कंडीशन, चेंज द सोसाइटी। तो आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ और समाज का स्वरूप बदल गया। समाज एक नए स्वरूप में आया और वो समय था दास युग। दास युग में दो वर्ग सामने आए, स्वामी वर्ग, दास वर्ग। एक वर्ग वो था जिसने उत्पादन के सभी साधनों पर अपना अधिकार कर लिया। जितने उत्पादन के साधन थे, खेती, जमीन, जितने उत्पादन के साधन थे सब पे अपना अधिकार कर लिया। बाग बगीचा जितना था सब पे अपना अधिकार कर लिया।
और यहीं से समाज में दो वर्ग बने। लेकिन जिस वर्ग ने अधिकार किया, स्वामी वर्ग, जिसे नाम दिया कि स्वामी वर्ग, और जिस पे अधिकार किया वो दास वर्ग। स्वामी वर्ग की संख्या बहुत कम थी, स्वामी वर्ग की संख्या बहुत कम थी। स्वामी दासों पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे, शोषण करने लगे। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, दो वर्ग हो गए, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। स्वामी वर्ग जो शोषण करने लगे, और शोषित वर्ग यानी दास वर्ग। समाज दो वर्गों में बंट गया। अब स्वामी वर्ग के पास संख्या बहुत कम थी, उनको यह डर था कि हम दासों का शोषण कर रहे हैं तो दास हमारी हत्या कर देंगे, हमें मार देंगे, क्योंकि दासों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो स्वामी वर्ग ने अपने हित में दासों पर तरह तरह के अत्याचार को बनाए रखने के लिए कानून बनाया, कानून, न्यायालय बनाया, सेना बनाई, पुलिस बनाया, संसद बनाया। संसद इस नाते बनाया कि जिससे धीरे धीरे जो बहुसंख्यक वर्ग है, दास वर्ग, हालांकि ये संसद आज जिस रूप में है उसका रूप उसमें नहीं रहा होगा, उसको एक छलावी में रखने के लिए उसके प्रतिनिधियों इत्यादि की व्यवस्था किया जाए। ये सारा कुछ बनाया, कानून बनाया, न्यायालय बनाया, सेना बनाया, पुलिस बनाया, ये सब कुछ बनाया। और जहां ये सब कुछ हो जाए उसी को राज्य कहते हैं। जहां ये सब कुछ हो उसी को राज्य कहते हैं। अर्थात राज्य स्वामी वर्ग ने दास वर्ग पर शोषण करने के लिए बनाया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि राज्य शोषण के लिए आया है, शोषण की मशीन है। फिर आगे आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ और सामंतवादी युग आया। सामंतवादी युग, सामंतवादी युग में दो वर्ग बने, सामंत और अर्धदास। सामंतवादी युग में दो वर्ग बने, सामंत वर्ग और अर्धदास। अर्धदास इस नाते कहा गया कि इनको दासों से थोड़ी सी इनकी स्थिति में सुधार था। दासों को तो बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता था, उनका किसी तरह से जीवन चल रहा था, पशुओं से ही बदतर जीवन था। लेकिन बाद में शोषक वर्ग ने सोचा कि अगर ये इनका जीवन नहीं रहा तो हमारा काम कौन करेगा। तो अपने हित में उनके जीवन में थोड़ी सी सुधार किया कि कम से कम इनको कुछ भोजन पानी मिल जाए, ये भी जिए जिससे मेरा काम हो सके। तो सामंत वर्ग और अर्धदास वर्ग दो वर्ग बने, सामंत वर्ग और अर्धदास वर्ग। सामंत वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक था, अर्धदास यानी इनकी स्थिति दासों से थोड़ी सी ठीक थी, थोड़ी, लेकिन अभी भी जो उत्पादन के साधन थे उस पर नियंत्रण सामंत वर्ग का था। जो उत्पादन के साधन थे उन पर नियंत्रण सामंत वर्ग का था। अर्धदास को जो जमीन मिलती थी, जो भूमि मिलता था, वो सिर्फ उसका प्रयोग अपने भोजन या जीवन चलाने के लिए कर सकते थे, वो उसके वास्तविक मालिक नहीं थे। उसके वास्तविक मालिक सामंत ही थे। पुनः सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आया, क्योंकि आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ। आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ, और जब आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ पुनः, तो समाज अपने नए रूप में आया, और वो था पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग, पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग में दो वर्ग बने, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, दो वर्ग बने। तो सबसे पहले आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसमें कोई वर्ग नहीं, क्योंकि वहां निजी संपत्ति नहीं थी, शोषण नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, इस नाते राज्य भी नहीं था। दूसरा वर्ग बना, दूसरा युग आया दास युग, जिसमें दो वर्ग बने, दास और स्वामी, स्वामी वर्ग और दास वर्ग। और यहीं से राज्य अस्तित्व में आया, क्योंकि दो वर्ग, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए उन्हें न्यायालय, पुलिस, कचहरी इत्यादि की आवश्यकता थी, और यह सब राज्य में होता है। राज्य को स्वामियों ने इस नाते बनाया कि वो शोषण ठीक से कर सकें, मजबूती से कर सकें, और जो दास उसका विरोध करे उसे तहस नहस कर सकें।
फिर आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ तो सामंतवादी युग आया, और सामंतवादी युग के बाद फिर पूंजीवादी युग आया, और पूंजीवादी युग में दो वर्ग बने, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति का अर्थ हुआ कि जिसके पास जो पूंजी का मालिक है, और सर्वहारा का अर्थ हुआ जिसके पास अपने श्रम के सिवा कुछ न हो। जिसके पास अपने श्रम के सिवा कुछ न हो उसे सर्वहारा कहा जाता है। मार्क्स ने उसे सर्वहारा कहा, सर्वहारा वर्ग। और मार्क्स ने कहा कि बहुत अच्छी अवस्था है सर्वहारा के लिए कि सर्वहारा क्रांति करे, क्योंकि पूंजीवादी युग में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग रही हैं। पूंजीपति लाखों लाख मजदूरों को एक साथ रख रहे हैं। सर्वहारा को एक दूसरे के साथ आने का अवसर मिल रहा है, सर्वहारा को एक साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, उनकी बहुत बड़ी संख्या एक साथ काम कर रही है। इस नाते ये सबसे अच्छा समय है कि वो पूंजीपतियों का विनाश करें। इसी नाते मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। अब पूंजीपति वर्ग जो है वो अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से तरह तरह का शोषण करता है। अतिरिक्त मूल्य हम कभी फिर चर्चा करेंगे। पूंजीपति वर्ग तरह तरह के सर्वहारा का शोषण करता है, और ये बहुत अच्छा अवसर है सर्वहारा के लिए कि वो क्रांति करे। और मार्क्स का जो क्रांति का स्वरूप है वो अहिंसा का नहीं, हिंसा का है। खून खराबे के माध्यम से फैक्ट्रियों में आग लगाए, तोड़े, पूंजीपतियों को मारे, हिंसा करे। चूंकि सर्वहारा की संख्या बहुत ज्यादा है, मार्क्स ने कहा कि तुम्हें खोने के लिए सिर्फ गुलामी की बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। खोने के लिए सर्वहारा सिर्फ तुमको गुलामी की बेड़ियां हैं। अगर मर जाते हो तो तुम्हारा क्या जाएगा? एक गुलामी चली जाएगी, एक गरीबी चली जाएगी, और अगर तुम्हारा युद्ध में जीतते हो तो पूरा संसार तुम्हारा है और जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि संख्या तुम्हारी है, तुम बहुत बड़ी संख्या में हो, इस नाते जीत तुम्हारी होगी। तो सर्वहारा को मार्क्स ने कहा कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि तुम बहुत बड़ी संख्या में पूंजीपति फैक्ट्रियां लगाते हैं, उसमें लाखों लाख, हजारों लाखों मजदूर एक साथ काम करते हैं, सर्वहारा काम करते हैं, वो एक संगठित होकर के पूंजीपति को मारें। और अब यहां थोड़ा हम रुकेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण की एक मशीन है, राज्य शोषण की एक मशीन है, राज्य शोषण की का यंत्र है, मशीन है। राज्य वर्गीय विभेद से आया है, वर्गीय विभेद, दो वर्गों में अंतर हुआ, एक वर्ग दूसरे वर्ग के शोषण के लिए राज्य को ले आया। राज्य शोषण की एक मशीन है, शोषण का एक साधन है, तो राज्य शोषण के लिए आया है। क्लियर हो गई बात कि राज्य आया है शोषण के लिए। कोई भी जो बदलाव हो रहा है, लेकिन हमेशा दो वर्ग हैं, कभी वो दास वर्ग, स्वामी वर्ग, या यूं कहें स्वामी वर्ग, दास वर्ग, सामंत वर्ग, अर्धदास वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग, यानी हमेशा दो वर्ग, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है। एक वर्ग वो जो उसने उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया है, और दूसरा वर्ग वो जो उत्पादन के साधनों से वंचित है। तो राज्य शोषण की मशीन है, ऐसा मार्क्स का मानना है। अब अगली बात हुई कि सर्वहारा की तानाशाही, सर्वहारा की तानाशाही। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा की तानाशाही। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी युग के बाद सर्वहारा की तानाशाही आएगी। ये वो अवस्था होगी जो बहुसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता की अवस्था होगी, बहुसंख्यक वर्ग के जागृत की अवस्था होगी। यह वास्तव में लोकतंत्र होगा, यही वास्तव में लोकतंत्र होगा। सर्वहारा राज्य के जितने संसाधन हैं, जिसके माध्यम से पूंजीपति तरह तरह का अत्याचार कर रहा था, चाहे वो पुलिस हो, सेना हो, न्यायालय हो, संसद हो, बैंक हो, सब कुछ पे अपना अधिकार कर लेगा, अपना अधिकार कर लेगा, और चुन चुन करके, खोज खोज करके पूंजीपतियों को मारेगा। पूंजीवादी व्यवस्था के जो तत्व हैं उन्हें विनाश करेगा। धीरे 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 जो पूंजीपतियों के जो अवशेष हैं, जो पूंजीपतियों के स्वरूप हैं, उन्हें तहस नहस करेगा। तो सर्वहारा की तानाशाही वास्तव में लोकतंत्र की अवस्था है, ये बहुसंख्यक वर्ग की जागृत अवस्था है,
बहुसंख्यक वर्ग की स्वतंत्रता की व्यवस्था है, ऐसा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स का मानना है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में दो तरह के काम होंगे। एक तो काम होगा कि सर्वहारा राज्य के सभी संसाधनों पर अपना अधिकार कर लेगा, सेना पर, पुलिस पर, बैंक पर, कोर्ट में, कचहरी में, संसद पर, सब पर अधिकार कर लेगा और चुन चुन के पूंजीपतियों का विनाश करेगा। दूसरा, सर्वहारा जो उत्पादन के संसाधन हैं और विशेष करके जो कृषि है, उनके ऊपर जो पैतृक अधिग्रहण की बात है उसे समाप्त कर देगा, उत्तराधिकार में संपत्ति पाने की व्यवस्था को समाप्त कर देगा। दूसरा, सर्वहारा कृषि के क्षेत्र को व्यापक करेगा, अधिक से अधिक भूमि को पैदावार की स्थिति में ले आएगा, उत्पादन बढ़ाएगा, नहरों की व्यवस्था, अच्छे बीजों की व्यवस्था इत्यादि करेगा, उद्योगों की अधिक से अधिक स्थापना की जाएगी और इन सब पर समाज का नियंत्रण होगा। जो आयकर है वो इतना बढ़ा दिया जाएगा और जो आयकर मिलेगा उसका प्रयोग संपूर्ण समाज के लिए किया जाएगा। लगान का प्रयोग संपूर्ण समाज के लिए किया जाएगा। निजी संपत्ति का पूर्णतः अंत कर दिया जाएगा। कृषि को बहुत उन्नतशील बनाया जाएगा। कृषि और उद्योगों में संबंध स्थापित किया जाएगा। ग्रामों और शहरों के बीच की खाई को पाटा जाएगा। ग्रामों और शहरों का ऐसा बंटवारा किया जाएगा कि एक व्यवस्थित क्षेत्र बन सके, एक संतुलन बन सके। उद्योगों को कृषि से जोड़ा जाएगा। उद्योगों और कृषि में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। समस्त जितने भी निजी संपत्ति का स्वरूप है, उत्तराधिकार में संपत्ति का स्वरूप है, इस सब पर को विनाश कर दिया जाएगा, सबको समाप्त कर दिया जाएगा। सब पर सर्वहारा का नियंत्रण होगा, अर्थात संपूर्ण समाज का नियंत्रण होगा। यह काम सर्वहारा का होगा। दूसरा, सर्वहारा शिक्षा की व्यवस्था करेगा, सभी के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, सभी के लिए श्रम अनिवार्य होगा, उद्योगों और कृषि के बीच अच्छा संबंध स्थापित होगा, अधिक से अधिक उद्योग लगाए जाएंगे, उन्नतशील कृषि की व्यवस्था होगी। ये सब बहुत सारा काम सर्वहारा को करना है। किसी भी अवयस्क व्यक्ति को, बालक को जोखिम भरे काम, कारखानों के काम, ऐसे कामों में जाने से रोका जाएगा और उसके व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर दिया जाएगा। ऐसा मार्क्स का मानना है कि सर्वहारा की जो तानाशाही होगी उसमें व्यवस्था होगी। इसके बाद जो अगली अवस्था होगी वो होगी साम्यवादी अवस्था। साम्यवादी अवस्था एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, वर्ग नहीं, शोषण नहीं, तो फिर राज्य नहीं। वर्ग विहीन, शोषण विहीन अवस्था होगी, अर्थात राज्य विहीन अवस्था होगी। फिर राज्य का क्या काम है? अगर वर्ग नहीं, शोषण नहीं, तो फिर राज्य का क्या कार्य है? राज्य भी नहीं होगा। तो ऐसा समाज एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन अवस्था होगी। क्या फिर काम है राज्य का? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या काम है भैया? जब वर्ग नहीं, शोषण नहीं, तो फिर राज्य नहीं। राज्य तो शोषण के लिए आया था। तो ऐसी साम्यवादी अवस्था वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन अवस्था होगी। तो वर्ग नहीं, शोषण नहीं, राज्य नहीं, यानी वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन अवस्था होगी। और राज्य विहीन अवस्था होगी। राज्य, वर्ग नहीं, शोषण नहीं, राज्य नहीं, साम्यवादी अवस्था। तो मार्क्स ने बताया कि अवस्था कैसी होगी। तो मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, सप्लाई अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार पूर्ति होगी। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति होगी। मार्क्स ने
इस तरह से वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहा। मार्क्स ने राष्ट्रवाद का विरोध किया और राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीयतावाद, वो राष्ट्र की सीमाओं में बांधना नहीं चाहता है सर्वहारा को। वो कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। तो इस तरह से मार्क्स के अनुसार राज्य एक शोषण की मशीन है, शोषण का साधन है, और एक वर्ग जो शोषण करने वाला था उसने शोषण करने वाले लोगों के लिए लाया था। अब इस सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना कि राज्य अस्थाई है, अस्थाई नहीं। मार्क्स कहता है कि राज्य का विनाश होगा। इसके आलोचना में लोग कहते हैं कि नहीं, राज्य का विनाश नहीं होगा, बल्कि राज्य तो अस्थाई संस्था है। दूसरा, जब 1917 में लेनिन ने रूस में मार्क्स के सपनों को धरती पे साकार किया तो देखा गया कि जो बुजुर्गा समाज था वो तो कुछ समय के बाद समाप्त हो गया उनके अनुसार, लेकिन राज्य दिन पर दिन मजबूत हुआ। अतः यह बात सिद्ध करता है कि राज्य समाप्त नहीं हो सकता है। तो आलोचक कहते हैं कि मार्क्स का कहना गलत है कि राज्य समाप्त होगा। कुछ आलोचक कहते हैं कि मार्क्स राज्य को शोषण की मशीन मानते हैं, गलत है। राज्य सर्वहारा के, मजदूरों के, दिनहीन लोगों के हितों के लिए आया है और दिन रात काम कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मार्क्स राज्य को ये मानते हैं कि समाप्त होगा, ऐसा नहीं होगा। राज्य था, है और रहेगा। राज्य एक अस्थायी संस्था है। कुछ लोगों का मानना है कि मार्क्स राज्य को एक तरफा देखते हैं, शोषण की मशीन मानते हैं, जबकि राज्य ने मजदूरों के लिए, सर्वहारा के लिए, गरीबों के लिए कानून बना के बहुत सारी सुविधाएं दिया, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, उनके शिक्षा को, और उनके लिए बहुत तरह तरह की कल्याणकारी योजनाएं लाया। तो कैसे कहा जाए कि राज्य शोषण करता है? कुछ लोगों ने कहा कि मार्क्स की कल्पना कपोतकल्पित है, कभी भी राज्य समाप्त नहीं होगा। मार्क्स का यह मानना है कि राज्य आज नहीं तो कल समाप्त होगा, शोषण की मशीन है। इनके आलोचक कहते हैं कि ये तो राज्य समाप्त नहीं होगा, और मार्क्स कहते हैं कि परिवर्तन निरंतर होगा। तो फिर साम्यवादी अवस्था पे आके क्यों रुक जा रहा है समाज का स्वरूप? आगे भी परिवर्तन होना चाहिए। एक बहुत बड़ी आलोचना इनकी ये भी है। मार्क्स कहते हैं कि राज्य वर्ग विभेद पे आधारित है। आलोचक कहते हैं नहीं, आज राज्य सभी के हितों के लिए काम कर रहा है, सभी के हितों के लिए काम कर रहा है, और राज्य सबके हित में काम कर रहा है, सबके कल्याण के लिए काम कर रहा है। इस नाते राज्य आज सभी के हित में है। इनके आलोचक कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन करते हैं, जबकि आज राष्ट्रवाद सबसे बड़ी एक शक्ति है। आज राष्ट्रवाद एक सबसे बड़ी शक्ति है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने आप को उन्नतशील करना चाहता है। तो इस तरह से मार्क्स के सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं हुई, लेकिन अंत में निष्कर्ष यह है कि मार्क्स ने राज्य को एक शोषण की मशीन माना, एक वर्ग से दूसरे वर्ग पर अपने शासन को स्थापित करने का माध्यम माना। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय भारत।